नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारत की स्वर्णिम धरोहर की एक अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं। इस प्रस्तुति में हम भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक वैभव को क्रमवार समझेंगे। आइए पहले पृष्ठ से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, और विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत ही खास यात्रा होने वाली है। हाँ, और अगर मैं इस पहले पन्ने को देखूं तो इस पृष्ठ पर भारत का एक शानदार 3D मानचित्र दिखाई देता है और इस नक्शे के ऊपर ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी भव्य इमारतें हैं और पूर्व की ओर एक विशाल गैंडे को दर्शाया गया है। जी, जो कि हमारी प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा है। बिल्कुल, और इस चित्र के साथ यहाँ एक शीर्षक है, भारत की स्वर्णिम धरोहर, गौरव, संस्कृति और प्रकृति का महाकाव्य। तो ये देखते ही ना भारत की विशालता का एहसास होता है। यह चित्र भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। सही कहा आपने। और एक शिक्षक के तौर पर मैं यहाँ अपने विद्यार्थियों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज की हमारी ये जो चर्चा है वो केवल स्मारकों या पुरानी इमारतों की कोई आम सूची नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस महाकाव्य को समझने का प्रयास है जिसने हमारे इस विशाल भारतीय उपमहाद्वीप को गढ़ा है। तो इतनी विशाल विरासत को हम कैसे माप सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए हमें इसके ढांचे को समझना होगा। तो आइए अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। जी चलिए। यहाँ इस स्लाइड में एक बेहद खूबसूरत तराजू दिखाया गया है, बैलेंस स्केल। इस तराजू के एक पल्ले पर वास्तुकला है, बीच में प्रकृति के हरे पत्ते हैं और दूसरे पल्ले पर संस्कृति है। ये तीनों एकदम संतुलन में हैं। और यही संतुलन हमारी धरोहर की असली पहचान है। जी, अगर हम तथ्यों की बात करें तो भारत ने 1977 में यूनेस्को संधि पर हस्ताक्षर किए थे और आज हमारे पास कुल 43 मूर्त यानी टैंजिबल विश्व धरोहर स्थल हैं। 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित, है ना? जी बिल्कुल, 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित, और इसके साथ ही 15 अमूर्त यानी इंटैंजिबल विरासत स्थल भी हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं विद्यार्थियों कि मूर्त स्थल हमारी सभ्यता का हार्डवेयर है, जैसे केले या पहाड़ जिन्हें हम छू सकते हैं। क्या बेहतरीन उदाहरण है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हाँ, और अमूर्त परंपराएं उसका सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे नृत्य हो गए या मंत्र मुक्त करने वाले पर्व हो गए। बिल्कुल, और विद्यार्थियों, यूनेस्को ने केवल पत्थर की इमारतों को बल्कि उस जीवित आत्मा को भी महत्व देता है जिसे हम पीढ़ियों से महसूस करते आ रहे हैं। सही बात है, और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि विश्व पटल पर इस मान्यता की शुरुआत भारत में कहां से हुई। तो हम तीसरे पृष्ठ पर आते हैं, जहां 1983 के प्रथम रत्न और वास्तुकला का चरम दिखाया गया है। जी, 1983 भारत के लिए एक ऐतिहासिक साल था। बिल्कुल था। इस तीसरी स्लाइड में 4 अलग अलग चित्र हैं। पहला है उत्तर प्रदेश का ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है। दूसरा है आगरा का किला, जो मुगल शौर्य की गवाही देता है। और बाकी 2 महाराष्ट्र से हैं। हाँ, तीसरा चित्र महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं का है, जो प्राचीन बौद्ध कला का अद्भुत नमूना है। और चौथा चित्र है एलोरा की गुफाओं का, जहां 3 धर्मों का संगम देखने को मिलता है। और ये चारों स्थल भारतीय वास्तुकला के अलग अलग चरम बिंदुओं को दर्शाते हैं। और वास्तुकला के इसी चरम को हम चौथी स्लाइड में जरा और करीब से देखते हैं। यहाँ ताजमहल का एक विस्तृत अध्ययन है। इसमें ताजमहल का मैग्निफाइड व्यू यानी पास से लिया गया चित्र है, जिसमें दीवारों पर बनी फूल पत्तियों की बारीक नक्काशी दिख रही है, जो कि बहुत ही सम्मोहक है ना? तथ्य ये है कि इसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे और निर्देशक उस्ताद ईशा खान थे। यहाँ दीवारों पर जो शैली इस्तेमाल हुई है उसे पित्रादुरा कहा जाता है। पित्रादुरा यानी पत्थरों पर रत्नों की जड़ाई। जी, और एक दिलचस्प बात यह है कि इसका पहला प्रयोग एतमाउद्दौला के मकबरे में हुआ था और 1920 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। लेकिन अक्सर हम सिर्फ शाहजहां का नाम सुनते हैं। यहाँ वास्तुकारों का नाम जानना नजरिए को बदल देता है। बिल्कुल बदलता है। पर मेरा एक सवाल है, पित्रादुरा जैसी इतनी बारीक नक्काशी बिना आधुनिक मशीनों के उस जमाने में कैसे संभव थी? ये सवाल हर विद्यार्थी के मन में आता है। देखिए, कला के प्रति उस दौर का समर्पण ही कुछ और था। कारीगर बिना किसी लेजर या मशीन के केवल छेनियों से संगमरमर को उकेरते थे। और हाँ, 1920 के संरक्षण कानूनों का महत्व भी हमें समझना चाहिए। अगर वो कानून ना होते तो शायद हम आज ये कला देख ही ना पाते। वाह, मतलब उस दौर का कौशल सच में बेजोड़ था।
अब सफेद संगमरमर की कोमलता से निकलकर हम कठोर चट्टानों के बीच चलते हैं। 5वें पृष्ठ पर हम एकाश्म चमत्कार यानी अजंता और एलोरा का रहस्य देखते हैं। एकाश्म यानी मोनोलिथ, एक ही पत्थर से बना हुआ। जी, यहाँ चित्र में एक और रहस्यमयी गुफा में बुद्ध की शांत मूर्ति है और दूसरी ओर एक विशाल मंदिर है जिसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। बिल्कुल। तथ्यों पर नजर डालें तो अजंता में 29 गुफाएं हैं जो पूर्णतः बौद्ध हैं। ये वागोरा नदी के किनारे वाकाटक वंश द्वारा निर्मित हैं और अपनी फ्रेस्को चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। और एलोरा? एलोरा में 34 गुफाएं हैं जिनमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। ये चरणाद्री पहाड़ियों पर स्थित है और आपको पता है ये हमारे 20 रुपए के नोट पर भी अंकित है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया था। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है फ्रेस्को पेंटिंग और एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटकर मंदिर बनाना। ये इंजीनियरिंग के उस प्राचीन युग का सबसे बड़ा मुकाबला लगता है। और ये मुकाबला उन्होंने जीता भी। विद्यार्थियों, यहाँ 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली तो धार्मिक सहिष्णुता। एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का एक साथ होना हमारे समाज की गहराई दिखाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, वास्तुकला का जटिल गणित। पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटना, मतलब अगर एक भी छेनी गलत चलती तो पूरा मंदिर बर्बाद हो सकता था। वाओ, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। चलिए अब चट्टानों को तराशने की कला का सबसे सुंदर और वैज्ञानिक रूप देखते हैं जो हमें पूर्वी और मध्य भारत में देखने को मिलता है। 6ठी स्लाइड का विषय है सूर्य, पाषाण और विज्ञान। पाषाण यानी पत्थर। जी, पत्थर। इस चित्र में एक ओर पत्थर का एक विशाल रथ का पहिया है और दूसरी ओर नागर शैली का एक गगनचुंबी मंदिर है। 1984 में शामिल कोणार्क सूर्य मंदिर को नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। इसका डिजाइन एक विशाल रथ जैसा है। और इसका पहिया 10 रुपए के नोट पर है। जी बिल्कुल, 10 रुपए के नोट पर। और दूसरी तरफ है खजुराहो, जिसे 1986 में शामिल किया गया। ये चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे और हिंदू और जैन धर्म को समर्पित हैं। ये नागर शैली में बने हैं, जैसे कंदारिया महादेव मंदिर। विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ इस विज्ञान और वास्तुकला के संगम को समझाना चाहूंगा। जी बताइए। देखिए, कोणार्क मंदिर का पहिया सिर्फ एक पत्थर नहीं है, वो एक धूप घड़ी है जिससे आप समय देख सकते हैं। और मंदिर को ऐसा बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे अंदर पड़े। और खजुराहो की जो नागर शैली है उसमें मंदिर का शिखर एक पर्वत की चोटी की तरह आसमान की ओर जाता है। वाओ, तो उस समय भी लोग खगोल विज्ञान को वास्तुकला में ढालना जानते थे। बिल्कुल, बहुत बारीकी से जानते थे। तो अब मंदिरों की इस शांति और विज्ञान के बाद इतिहास हमें 7वें पृष्ठ पर उन किलों की ओर ले जाता है जो शक्ति और शौर्य के प्रतीक हैं। राजपुताना और मुगल शौर्य के दुर्ग। यहाँ हम सत्ता का असली रूप देखते हैं। हाँ, यहाँ चित्र में दिल्ली का राजसी लाल किला है और राजस्थान की पहाड़ियों पर सर्पिल आकार में फैली एक अंतहीन दीवार दिखाई देती है। लाल किले को 2007 में धरोहर माना गया, जिसे शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच यमुना किनारे बनवाया था। और ये हमारे 500 के नोट पर है। जी, और 2013 में राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग शामिल हुए, जिनमें 6 किले हैं: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, गागरोन और जैसलमेर। जैसलमेर को स्वर्ण किला भी कहा जाता है। गोल्डन फोर्ट। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है कि कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। जी, चीन की दीवार के बाद। बिल्कुल। मेरी नजर में तो कुंभलगढ़ की दीवार भारत की ग्रेट वॉल है। इन किलों का निर्माण केवल राजाओं के रहने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। एकदम सही अवलोकन है आपका। किले सिर्फ महल नहीं थे, वो एक पूरा शहर होते थे। अगर दुश्मन महीनों तक बाहर घेरा डाले रहे तो भी अंदर की जनता सुरक्षित रहे, खेती होती रहे। यही इस वास्तुकला का उद्देश्य था। समझ गए। अब उत्तर और पश्चिम के किलों से आगे बढ़कर हम 8वें पृष्ठ पर दक्षिण भारत की भव्य वास्तुकला का रुख करते हैं। यहाँ का विजुअल बहुत ही अलग है। जी, दक्षिण का अपना एक अलग ही वैभव है। बिल्कुल।
एक तरफ नदी के किनारे फैले विशाल खंडहर और मंदिर हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र की लहरों से टकराते अखंड पत्थर के रथ हैं। ये हम्पी के चित्र हैं जो 1986 में शामिल हुए। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की धरोहर है। यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 50 रुपए के नोट पर भी है। और दूसरी तरफ पल्लव राजवंश की कला है। जी, महाबलीपुरम, जिसे 1984 में शामिल किया गया। पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित यहाँ 5 रथ मंदिर हैं: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी रथ। ये सब अखंड पत्थर यानी मोनोलिथ से तराशे गए हैं। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पल्लव वास्तुकला की एक बहुत बड़ी खासियत बताना चाहूंगा। क्या खासियत है? आप देखें कि ये मंदिर समुद्र के किनारे हैं। सदियों से समुद्र के खारे पानी और तेज हवाओं की मार झेलने के बावजूद इन पत्थरों की मजबूती आज भी कायम है। सच में ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ विजयनगर का नगर नियोजन, वो अपने समय से बहुत आगे था। तो इसी इंजीनियरिंग की बात करते हुए हम 9वें पृष्ठ पर आते हैं, इंजीनियरिंग के चमत्कार। प्राचीन राजाओं ने सिर्फ आसमान छूती इमारतें नहीं बनाई, बल्कि पाताल तक जाने और पहाड़ों को चीरने वाली संरचनाएं भी तैयार की। पाताल तक जाने वाली संरचनाएं, यानी वाओ। जी, चित्र में एक तरफ धरती के नीचे सीढ़ीदार कुआं या स्टेपवेल है और दूसरी ओर घने जंगलों के बीच पहाड़ों पर चलती एक टॉय ट्रेन है। ये कुआं 2014 में शामिल रानी की वाव है, जो गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे है। सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने इसे बनवाया था। हाँ, मारू गुर्जर शैली का ये उल्टा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और 100 रुपए के नोट पर है। इसके साथ ही पर्वतीय रेलवे भी हैं। 1999, 2005 और 2008 में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला रेलवे शामिल हुए, जो ब्रिटिश कालीन इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है। जी, पर मेरा एक सवाल है, जल संरक्षण के लिए एक उल्टा मंदिर बनाना आज के समय में जब हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं, यह हमें हमारे पूर्वजों के जल दर्शन के बारे में क्या सिखाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। रानी की वाव कोई आम कुआं नहीं है। जमीन के नीचे पानी के दबाव को झेलने के लिए इसे उल्टे मंदिर की तरह कई मंजिलों में बनाया गया था। यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों के लिए पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं था, पानी पूजनीय था। मतलब वो पानी का सम्मान करते थे। बिल्कुल। और पहाड़ों को चीरती हुई टॉय ट्रेन भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर की गई इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत खूब। अब 10वें पृष्ठ पर आते हैं। केवल एक इमारत नहीं, कभी-कभी पूरे शहर और वैज्ञानिक वेधशालाएं भी धरोहर बन जाती हैं। यहाँ ऐतिहासिक शहर और खगोलीय विज्ञान की बात है। जी, जहाँ इतिहास और आज का जीवन एक साथ चलते हैं। हाँ, चित्र में पत्थर के विशाल खगोलीय यंत्र हैं और एक गुलाबी शहर का सूर्यास्त दिखाया गया है। जंतर मंतर 2010 में शामिल हुआ। इसे 1734 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। और आपको बता दूं कि 5 जंतर मंतर में से केवल जयपुर वाला ही यूनेस्को स्थल है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है विद्यार्थियों के लिए। जी, इसके अलावा 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया, जो साबरमती तट पर स्थित है। यह भारत का पहला ऐतिहासिक शहर है जिसे यूनेस्को का दर्जा मिला। पहला ऐतिहासिक शहर? जी। और 2019 में जयपुर को शामिल किया गया, जिसे 1876 में प्रिंस एल्बर्ट के आगमन पर गुलाबी रंग से रंगा गया था, जिससे ये पिंक सिटी बना। विद्यार्थियों, इन स्थलों का महत्व इस बात में है कि यहाँ इतिहास और आधुनिक जीवन एक साथ सांस लेते हैं। जंतर मंतर के यंत्र आज भी काम करते हैं और इन शहरों की गलियों में आज भी जीवन धड़कता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मानव निर्मित चमत्कारों के बाद 11वें और 12वें पृष्ठ पर हम प्रकृति की अपनी कारीगरी देखते हैं। 11वें पृष्ठ के चित्र में दलदली भूमि में एक सींग वाला गैंडा और मैंग्रोव के बीच एक बाग है, यानी काजीरंगा और सुंदरबन। जी, 1985 में शामिल काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 1985 में ही शामिल केवलादेव, जो प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग है। और 1987 में सुंदरबन, जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। और 12वें पृष्ठ पर? 12वें पृष्ठ पर भारत का नक्शा है, जो पश्चिमी घाट की हरी श्रृंखला और सिक्किम के पहाड़ों में एक बौद्ध मठ को दर्शाता है। 2012 में शामिल पश्चिमी घाट, जो दुनिया के शीर्ष जैव विविधता
हॉटस्पॉट में से एक है। और 2016 में शामिल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत की एकमात्र मिश्रित या मिक्स्ड साइट है। एकमात्र मिश्रित साइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये प्राकृतिक सुंदरता, जो कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक मान्यताओं का अनोखा संगम है। मुझे तो लगता है कि कंचनजंगा प्रकृति और संस्कृति का सबसे बेहतरीन क्रॉसओवर है। बहुत सही शब्द चुना आपने, क्रॉसओवर। कंचनजंगा में प्रकृति खुद एक सांस्कृतिक मान्यता बन जाती है और पश्चिमी घाट की जैव विविधता, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम इस विशाल प्रकृति का सिर्फ एक हिस्सा हैं। बिल्कुल, और इतिहास के पन्नों में अभी भी नए अध्याय जुड़ रहे हैं। तो आइए अब 13वें पृष्ठ पर 2024 की सबसे ताजा धरोहर को देखें। जी, चराईदेव के मोइदम। हाँ, यहाँ चित्र में हरी भरी टीले नुमा संरचनाएं हैं, जिनके अंदर शाही कब्रगाह दिखाई दे रही है। ये असम के चराईदेव में स्थित है और इसे 2024 के 46वें सत्र में शामिल किया गया। जी, बिल्कुल ताजा है ये। यह अहोम राजवंश की शाही कब्रगाह है, जिसे असम का पिरामिड कहा जाता है। यहाँ शाही परिवार को हथियारों और निजी सामान के साथ दफनाया जाता था। पर मेरा एक सवाल है, जब हम पिरामिड कहते हैं तो हमें मिस्र याद आता है, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर में मिट्टी के इन टीलों के नीचे ऐसा समृद्ध इतिहास छिपा है। मृत्यु के बाद निजी वस्तुओं को दफनाने के पीछे क्या दर्शन रहा होगा? देखिए, अहोम साम्राज्य की सांस्कृतिक गहराई बहुत अद्भुत थी। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, इसलिए वो अपने राजाओं के साथ उनके इस्तेमाल की चीजें दफनाते थे ताकि अगले सफर में उन्हें कोई कमी ना हो। वाह, मतलब मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक सफर की तरह देखते थे। बिल्कुल। और असम की बारिश में मिट्टी के टीलों को इस तरह बनाना कि वो सदियों तक टिके रहें, ये उनकी वास्तुकला की बहुत बड़ी जीत थी। सच में अद्भुत है। तो अब हम अपनी यात्रा के 14वें पृष्ठ पर आ गए हैं। अब तक हमने मूर्त धरोहरों की बात की। अब हम उस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की ओर चलते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जी, हमारा सॉफ्टवेयर। हाँ, हमारा सॉफ्टवेयर। चित्र में मंदिर के प्रांगण में योग करते और गरबा या नृत्य करते हुए सुनहरे चमकीले आकार दिखाई दे रहे हैं, ग्लोइंग फिगर्स। अमूर्त विरासत असल में समाज की चेतना है। बिल्कुल। अगर हम क्रमवार देखें तो 2008 में जो पहली बार शामिल हुए वो थे वैदिक जप और रामलीला। फिर 2010 में छऊ नृत्य, कालबेलिया और मुदियट्टू। 2016 में योग और नौरोज। 2017 में कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। और सबसे नवीनतम 2023 में गुजरात का गरबा नृत्य। विद्यार्थियों, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एक इमारत को बचाना फिर भी आसान है। हाँ, आप उसे मरम्मत कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक परंपरा को बचाने के लिए पूरी पीढ़ी को उसे जीना पड़ता है। ये जो अमूर्त विरासतें हैं ना, ये जीवित परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। जी, सही कहा। और इसी के साथ हम अपनी 15वीं और अंतिम स्लाइड पर पहुंच गए, हमारी समाप्ति और निष्कर्ष। जी। इस अंतिम स्लाइड में भारत के नक्शे के इर्द गिर्द हमारे विरासत प्रतीक घूम रहे हैं। तथ्य ये है कि ये 43 मूर्त और 15 अमूर्त स्थल सिर्फ पत्थर या प्रथाएं नहीं है, ये भारत की आत्मा है। बिल्कुल। लेकिन आज इनके सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे पर्यटन का दबाव, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। हमारा संकल्प इसे ज्ञान और समर्पण से संरक्षित करना है। जी, और विद्यार्थियों, आज हमने देश की महान धरोहरों को देखा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने शहर या गांव में ऐसा कौन सा पुराना ढांचा या परंपरा है जो दुनिया की अगली विश्व धरोहर बन सकती है? इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, आपके आसपास सांस ले रहा है, उसे पहचानिए। इस प्रकार हमने भारत की स्वर्णिम धरोहर के संपूर्ण यात्रा पूरी की। आशा है कि इस प्रस्तुति ने आपको भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक